अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। इसको हम स्पेशल एडिशन कहें या रमज़ान एडिशन कहें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, 4 to 6 एवरी सिंगल डे ऑफ रमज़ान वी आर हियर। अच्छा जी, बहुत से मसाइल हैं, आपको पता है आम आदमी जल्दी से पहले अपना मसला बताएं। आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं और आज इत्तेफाक से, वैसे मैं यूजुअली खुद ही ग्रॉसरी वगैरह करता हूँ, तो आज हमारी बेगम साहिबा का इत्तेफाक हुआ फल की दुकान पर जाने का और फल लेने का। गलती हो गई तो उन्होंने मुझे वहीं से खड़े खड़े मैसेज किया कि फ्रूट तो बहुत महंगे हैं, मैं फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे। कहना था, अब पता चला जब मैं लाता हूँ तो मुझे डिमांड लिस्ट दी जा रही होती है कि क्या महंगे ही हैं, मतलब आपको शायद एहसास हुआ है आज के फ्रूट महंगे हैं। एक और मसला जो मेरा नहीं लेकिन और बहुत से लोगों ने शिकायत की है और मेरे यहाँ भी कुछ दिन हुआ है कि ऐन सहरी और इफ्तारी के वक्त गैस जा रही है। ऐन सहरी और इफ्तारी के वक्त जब आपको एक्चुअली ज़रूरत है रमज़ान में, बाकी दिन आपने क्या करना है, उस वक्त गैस दस्तयाब नहीं है। लोड शेडिंग का मसला अभी से मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में शुरू हो गया है। 6 बजे के बाद तो टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग हमें लिख भी चुके हैं, हमारे अपने कॉलीग्स हमें बताते रहते हैं, एवरीबडी दैट वी नो, उन सारों का ये कहना है कि 6 बजे के बाद गैस नहीं आती या बहुत कम आ रही होती है। बेसिकली उस पर अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आपने पकौड़े तलने हैं फॉर इंस्टेंस, वो तो बहुत मुश्किल, तो आप 6 से पहले तो नहीं तलेंगे। अगर आपका पौने 7 बजे के करीब रोजा खुल रहा है, तल ही नहीं सकते, तो आप ये हाई फ्लेम के बगैर तल ही नहीं सकते। अगर टिमटिमाती हुई आंच होगी तो उस पर आप पकौड़े समोसे कुछ भी कैसे तलेंगे? यू कांट फ्राई इट। तो ये क्या टाइमिंग थी, ये किसकी डिसीजन मेकिंग थी? तो इस पे प्लीज जरा नजरसानी करें। मतलब इससे पहले हमने क्या है जो रह गया, हुकूमतों में यही सुना है ना कि भाई सारा दिन लोड शेडिंग हो सकती है लेकिन सहरी और इफ्तारी के औकात में नहीं होगी, और सारा दिन गैस आए ना आए लेकिन सहरी और इफ्तारी के औकात में तो गैस आनी चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब है, मतलब चुन के सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस नहीं दस्तयाब आवाम को। इमेजिन टू बी लुक्ड इनटू। ये सिर्फ हमारा 1-2 लोगों का मसला नहीं है, ये हो रहा है, तो लिहाजा प्लीज इसकी तरफ भी तवज्जो दें। अच्छा, इस्लामाबाद से हमारे पास अपडेट्स हैं, आपको पता लग ही गया होगा एक 5 रुकनी बेंच बन गया है और अब सुबह ही बना और सुबह ही समाप्त हो गई, मतलब सब कुछ आज ही समाप्त का सिलसिला जारी है। और आपको बताना यह है कि इसकी समाप्त इंतखाबात में अल्तवा का मामला आपको पता ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी अदम बर्दाश्त की वजह से मुल्क की माहौल जहर आलूद हो चुका है। बिल्कुल, ये तो 100% हर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है इस बात से मुत्तफिक है कि चाहे हमारे अपने घर हों, महल्ले हों, शहर हों, सूबे हों या नेशनल सतह के मामलात हों, इतना जहर एक दूसरे की तरफ से घोला गया है दूसरों के खिलाफ, इतना जहर कि अब कुछ अच्छा रहा ही नहीं, कोई रवादारी वाला मामला रहा ही नहीं। एक्सट्रीम चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्सट्रीम एनिमोसिटी, एक्सट्रीम इल्जामात और गंदे से गंदे इल्जामात गद्दारी से नीचे तो मामला शुरू ही नहीं हुआ था ना। आपको याद है मीर जाफर और मीर सादक, और कहां से मामला शुरू हुआ था? उससे तो बहुत आगे वैसे हम अब जा चुके हैं। मतलब जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो था, तो हमारा आप सोचिए कि एंडिंग पॉइंट क्या होगा या क्या हो सकता है। डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोच के कि ये अभी भी पीक पे हैं। ये एंड अगर होगा तो ये किधर एंड होगा? खैर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा सियासी माहौल बहुत ख़राब है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरीबा हैं। बिल्कुल सर, और इलेक्शन कमीशन महज एक इदारा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए सहूलत और मुआवनत दरकार होती है। हुकूमत और PTI फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। शुरू से वैसे यही होना चाहिए था। हुकूमत और PTI इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी कराना होगी। अदालत को दोनों अतराफ से यकीन दहानी चाहिए। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। यकीन दहानी कराएं कि शफाफ इंतखाबात के लिए PTI और हुकूमत पुरअमन रहेंगे। ये पता नहीं कौन कराएगा। कि क्या कोई यकीन दहानी इस चीज की करा सकता है इस वक्त इन अभी का जो क्लाइमेट बना हुआ है, पॉलिटिकल क्लाइमेट, उसमें कोई बेट करेगा इस पे कि जी बड़े पुरअमन होने वाले हैं, नहीं हो सकता सर। ये इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस हवाले से फरीक़ैन खुद जायजा लें। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों, ये बात तो चलें समझ में आने वाली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों, और उन्होंने ये भी कहा कि हक़ाइक़ से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। माजी में भी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख में तोसी की और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी 2008 में इंतखाबात की तारीख में तोसी हुई। 1998 में 1988 में इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास स्केड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबी तारीख को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन PTI की दरख्वास्त में उठाए गए सवालात पर जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और अभी ये समाअत जो है
कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। It makes you wonder ना कि मुल्क में और कुछ नहीं हो रहा, बस यही चल रहा है। मतलब आप अदालतें देख लें, आप कॉन्वर्सेशंस देख लें, फ्रॉम द टॉप वजीर आजम हो या सदर हो या हुएवर इट इज़, यही टेंशन है, बस यही बातें होती हैं। और बाकी लगता है मुल्क परफेक्ट चल रहा है, बाकी तो कोई मसले ही नहीं है हम लोगों को। सारी तवज्जो इस पे, सारी अदालतें इस पे लग रही हैं। इट मेक्स यू वंडर कि ये क्या हो रहा है। खैर एनीवे, साथ साथ आपको बताएंगे दूसरी तरफ क्या हो रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस्लामाबाद में आज मसरूफ़ दिन जो है वो गुजारा है। वो मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत 6 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है, विच इज़ आई एम श्योर गुड न्यूज़ फॉर हिम। जबकि इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त धमकियाँ दी हैं और बताइए मुझे, सॉरी, मुखालिफिन उनकी गिरफ्तारी से अपने मंसूबे पर अमल दरामद चाहते हैं, उन्हें रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी ने जब खान साहब से सवाल किया कि राना सना ने कहा कि या तो आप रहे हैं या हम, इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये ज़रा सुनते हैं सब मिलकर। मुकाबला सर, सिक्योरिटी से मुतमईन है? सिक्योरिटी राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि या इमरान खान है या हम रहेंगे, इस पर क्या? लेकिन सर आप ठीक हो गए, सेहतियाब हो गए, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? सर कौम इस वक्त मुज़ाकरात चाहती है, क्यों नहीं मुज़ाकरात सर? लेकिन अच्छा, एंड में मैंने सुना कि वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन राना सना की गुफ्तगू पे क्या कहा उन्होंने? देखिए, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि ख्वाहिश तो यही है दोनों रहे, ठीक है। और फिर अगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहे, बेसिकली कि या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो तुम नहीं रहोगे मैं रहूँगा टाइप सीन चल रहा था। और याद रहे कि 2 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में वाज़े कर दिया था या इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा, तो इस पे वो जवाब दे रहे थे और इसके लिए वो हर हद तक जाएंगे भी कहा था। अच्छा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अब या तो वो इस्तेमाल कर लेते सियासी वजूद तो शायद समझ में आ जाती बात, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये सुनिए और आप खुद ही इससे अखज़ कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सारों को पता है क्या कह रहे हैं। देखिए, कमिंग फ्रॉम द सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इसके बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। और फिर इमरान खान साहब जो अपनी जान को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं या रिजर्वेशंस उनकी हैं, ऐसा लगता है कि उनमें सदाकत है। सदाकत क्या, अल्लाह ना करे कल को कुछ और हो जाए तो ये स्टेटमेंट्स उस इंसिडेंट के साथ किस तरह जोड़ी जाएंगी। अब पाकिस्तान में वी ऑल नो हाउ दिस वर्क्स, तो क्यों ऑलरेडी अपने लिए एक पूरा राना साहब को अपने इस बयान की वजाहत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और वैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी मेरा ख्याल है यही बयान और फिर उसके बाद वाले बयान देख के ही कहा होगा, उन्हें लगा होगा, एहसास हुआ है कि सियासतदान दस्तों की रिबा हैं और बिल्कुल आदम बर्दाश्त का मामला है। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, इससे पहले भी पता था कि दस्तों की रिबा हैं। खैर एनीवे, खान साहब के सख्त गिर मौक़िफ़ और राना सनाउल्लाह के बयानात से वाज़े है कि फरीकैन में इस वक्त खुली जंग चल रही है। It's an open war, my dear. Let us just say it कि यही चल रहा है। और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इशारा भी दे दिया है। खैर कुछ ना कुछ तो इशारे रोज ही उनकी साइड से आते हैं, बट एनीवे, ये देख उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन है, उसको तोड़ा गया है, सजा किधर है उस आइन तोड़ने वाले की? आइन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो ये थी कल की गुफ्तगू, आपने सुन ली। अब नून लीग और PTI के बयान बता रहे हैं कि सियासी कशीदगी लिटरली अब जाती लड़ाई में बदल चुकी है और जाती लड़ाई में बदल चुकी है। मुझे हंसी आती है जब आप कहते हैं अब ये जाती लड़ाई ही चल रही है बहुत देर से। एनीवे, पता है किससे पूछ लेते हैं? मुनीफ फारूक। अच्छा जी, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुनीफ, सबसे पहले आज की अदालती कार्रवाई और फिर ये 5 रुकनी लाज बेंच जो बना है, इस पे क्या इजहार ख्याल करेंगे आप?
बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। बेहतर ना होता कि फुल कोर्ट बन जाता, बस यही सवाल है। वैसे तो आपकी जो कमेंट्री है वो बड़ी अम्यूजिंग थी, अभी जो थोड़ी देर पहले आप दोनों कर रहे थे, तो मैं बड़ा एंटरटेन हो रहा था रोजे के अंदर। शुक्र है आपने मेरी तरफ आगे, नहीं तो मैं तकरीबन सो ही गया था। लेकिन चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, देखिए फुल बेंच का तो मेरा नहीं ख्याल इन आवर लाइफ टाइम, कम से कम इस डिस्पेंसेशन के अंदर तो मुझे फुल कोर्ट नहीं बनता हुआ नजर आएगा कि बहुत माजरत के साथ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अंदर एक ऐसी डिस्टिंक्ट डिवीजन पाई जाती है कि बेंच बनाना तो दूर की बात, वो शायद किसी एक कमरे के अंदर अब बदकिस्मती से शायद बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात तो अब जो खतूत भी शेयर किए गए और जो मामलात सामने आए और फिर जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं और जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे तो खैर एक बड़ा बदकिस्मत पहलू हमारे सामने आया है। बहरहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा तौर पर ये समाअत आज हुई है और अदालत ने आज पर्टिनेंट सवाल पूछे हैं, जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी पूछे गए और बाकी जजेस की जानिब से भी पूछे गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन, ये खाकसार भी अर्ज करता रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है विच इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो अगर आप इदारे कोई उसे हुकूमत पाकिस्तान फंड नहीं देती है या कोई मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज उसे पर्सनल नहीं देती और मुआवनत नहीं देती तो इलेक्शन हो नहीं सकता। जो कंटेम्प्ट की मामलात है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जारी बात है जैसे ही था कि इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी होना था वो हो गया है, दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी मेरे ख्याल में हो गया है। अब अदालत ने के सामने ये बात साबित करनी है, और ये बात मैंने कुछ अर्सा पहले आपके ही प्रोग्राम में कही थी कि ये जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर या जिन्हें हम एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं उनकी बिना पर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब आपने अदालत के सामने वो तमाम बातें रखनी है। इलेक्शन कमीशन को जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं वो इन टर्म्स ऑफ ब्रीफिंग्स या इन टर्म्स ऑफ एविडेंस, इन टर्म्स ऑफ पेपर ट्रेल, व्हाटएवर, वो इलेक्शन कमीशन प्रोड्यूस करेगा, रादर रिप्रोड्यूस करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखना ये है कि ये मामलात ऐसे ही दुरुस्त हैं। दूसरा एक और जो वाइटल सवाल आज पूछा गया कि क्या सदर मुमलिकत की तारीख की तरफ से जो तारीख दी गई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। बादियों नजर में इलेक्शन प्लान तब्दील किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्शन 58 2017 का जो एक्ट है उसके तहत, लेकिन सेक्शन 58 के अंदर इलेक्शन प्लान का जिक्र है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? क्या उसका इलेक्शन प्लान यही है कि जी पोलिंग स्टेशन यहाँ से वहां हो जाएंगे या तारीख में भी या तारीख में 5 महीने तक का जो डिले है उसको भी उसके अंदर। अच्छा, एक और रिमार्क्स पे आए और जस्टिस साहब ने कहा कि पीटीआई हुकूमत बैठ के तय कर रहे हैं कि आवाम और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और हमें बस ये यकीन दहानी चाहिए और हम खुद कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग आपस में तय कर लें। मतलब इज दैट इवन पॉसिबल इन दिस डे एंड एज जो सर्कमस्टेंसेस बन गए? देखिए मायूसी तो खैर कुफ्र है, बट ज़मीनी हक़ाइक़ जो ये है अब्दुल्ला के नॉट इन आवर लाइफ टाइम, जो इस वक्त हालात है मुझे नहीं लगता कि इतने बुरे तरीके से लाइक डैगर्स आर ड्रॉन और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, चले अगर आप अपनी बातों को क्वालिफाई और कहें कि जी सियासी एग्जिस्टेंस, सियासी बार बार, ताकि वो आपके जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनमें ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आप एक दूसरे की जान के दरपे हो गए। मुनीब वो कभी भी सियासी को स्पेसिफाई नहीं करते और लगता है कि ऑन पर्पस कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि एनिमोसिटी इज डीप रूटेड। बट दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये हुमा आप ये देखिए कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जो आम वर्कर है उसको तो यही लगेगा कि भाई फलाना मेरे लीडर की जान के दरपे है। और फिर इमरान खान साहब के आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए वहां पर जो उनकी सिक्योरिटी के मामला थे, बाकायदा तौर पर अदालत ने कहा है कि रियासत का काम है कि रियासत के तौर पर काम करे और इमरान खान साहब को बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी सिक्योरिटी तो उन्हें मिलनी चाहिए, इज एंटाइटल्ड फॉर इट। और ऊपर से सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको एक ऑलरेडी उन पे एक अटेम्प्ट हो चुकी है। तो इमरान खान साहब तो वल्नरेबल है, अब बाकी उनको प्रोटेक्शन मिले, अदालतों में जाना उनका काम है, लेकिन रियासत का काम है कि बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और उनका ख्याल भी करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो रवैया या मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा जारहाना अंदाज में सामने आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा हों या राना सना का बयान जो अभी हमने चलाया भी, जिसकी कोई भी कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है और बड़ा ख़तरनाक है, कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में तब्दीली है या फिर अब इन्होंने ठान ली है कि अब जो हो देखा जाएगा, अब तो इट इज़ ओपन वॉर?
देखिए, जहां तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू का ताल्लुक है, वो तो चले एक आईनी बात है ना, समझ आती है कि उनकी डिमांड है कि इमरान खान साहब के ऊपर या सदर मुमलिकत के ऊपर, जो कि उन्होंने वो पिछले साल जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ कासिम सूरी साहब की सरबराही में, उसको वेट किया और सारा कुछ हुआ, सदर मुमलिकत ने तो असेंबलियां तक तहलील कर दी और सब कुछ कर दिया, तो वो तो एक गैर आईनी पूरा प्रोसेस था। और वाकई बात ठीक थी, जब वो काम गैर आईनी था तो फिर उस गैर आईनी काम की सजा होनी चाहिए। वो तो एक बड़ा बुरा डिसरिगार्ड था टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। अब वो हुआ, लेकिन जाहिर बात है उसके ऊपर आगे कुछ हुआ नहीं है ना, कोई उसका रिजल्ट नहीं है। सदर मुमलिकत अपनी जगह मौजूद है और उसके बाद भी उनका जो कॉन्डक्ट है वो बड़ा पार्टिजन रहा है, हमारे मुल्क में सुदूर का रहता है, क्योंकि वो पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा हावी होती है। लेकिन किसी ने सजा नहीं दी, किसी ने उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया, तो ये तो चले एक डिमांड हो सकती है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वो बात, उससे एक बात जाहिर होती है कि जो इमरान खान साहब की सियासी एग्जिस्टेंस है, उनका जो सियासी तौर पर वो इस वक्त एंट्रेंच्ड है, उनकी जमात, वो हुक्मरान इत्तेहाद को या खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को खटक रही है। लेकिन खटकने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे की जान के दरपे हो जाएं, आप एक दूसरे को खुदा न खास्ता ऐसा पैगाम देना शुरू कर दें कि आपके वर्कर ये समझें कि आप तो एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, या मारना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को सियासी इख्तिलाफ जो था, शिद्दत भी थी उसमें, अब वो लिटरली इस दुश्मनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है या सॉर्ट ऑफ हो चुका है। आई थिंक इट इज टू लेट। अब तो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी उन्होंने, दे हैव थ्रोन इट आउट ऑफ द विंडो, दे आर यूजिंग सेइंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड। मुनीब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। और अच्छा जी, पीटीआई जो है वो आपको पता है ना कि पार्लियामान में वापस आ चुके हैं और इस वक्त मुश्तरका इजलास भी हो रहा है। डॉक्टर शहजाद रफ़ी बात कर रहे हैं। नहीं करता था और उसी फैसले के नतीजे में आज ये असेंबली है। हमें वो उस वक्त सूट नहीं करता था, मगर हमने उस फैसले को उस वक्त तस्लीम किया था। तो फैसले तस्लीम करने की रवायत डालनी चाहिए अगर हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क, रियासत और इदारों के साथ आगे बढ़ते हैं। नो क्रॉस टॉक जी। जनाब चेयरमैन, फैसला कबूल करना तो दूर की बात, हमने देखा कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई अदलिया के खिलाफ, जजिस के खिलाफ, ऑडियोज की भरमार हुई, तस्वीरें फ्लैश हुई, इस हाउस में प्ले कार्ड्स उठाए गए। हम किसी जज को पसंद या नापसंद करने की बात नहीं करते, हम इदारे की बात करते हैं। इदारा फैसला करता है। जब सुप्रीम कोर्ट लिखा आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, वो किसी की जाती फैसला नहीं होता है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, जहां तक आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म करें? इससे पहले तो बाहर से लोग आइन को उठाकर फेंक देते थे, आइन की तस्दीक करते थे, मगर अगर हम पार्लियामेंट जैसे इदारे में भी आइन की तकरीम नहीं करेंगे, उसके कहे के ऊपर नहीं चलेंगे, एग्जीक्यूटिव उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, स्टेट उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर साहब, आइन तो रियासत और अवाम का एक रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता क्या है? वो जो एतजाज अहसन ने कहा था रियासत होगी माँ की जैसी, वो इसी वक्त होता है कि जब रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हकूक देती है, किया हुआ वादा पूरा करती है कि आपकी जान, आपकी माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी चादर और चादर दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी, आपको अपने नुमाइंदे चुनने का हक होगा। जब ये बुनियादी हक सलब कर दिए जाए तो फिर एतजाज ऐसा नहीं, फिर हसन निसार की बात आ जाती है कि ये रियासत सुतेली माँ बन जाती है, और वो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। किसी की दहलीज महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं, किसी की चादर महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। जिसको दिल किया उठा कर ले गए, जिसको दिल किया तशद्दुद का निशाना बनाया, पसे-ज़ंदा कस्टोडियल टॉर्चर किया। हमने क्या हाल बना दिया है इस मुल्क का।
क्या हाल बना दिया है। लहू लहू है आज ये मुमलिकत, लहू लहू है। जनाब चेयरमैन, स्पीकर साहब, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, बड़े खुश हैं। सुनो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो, मंजिल खो रहे हो। रास्ता तो कट ही जाता है, मगर मंजिल पर पहुंचना वो कौमें जो हैं वही कामयाब होती हैं। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। प्लीज, नो क्रॉस टॉक। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है और उसकी कदर पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कौन कर सकता है। मगर आज ये ऐवान भी, इनकी रूह भी जख्मी है, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनसे क्या कौम उम्मीद करे कि वो कौम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो वफाक के लिए कुछ करेंगे। आदम स्वाति से लेकर शहबाज गिल तक, अजहर मशवानी, एक हमारा यंग लॉयर हसन, एक लंबी लिस्ट है। अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। सियासी पार्टियां जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, उनकी जो मीरास होती है, उनका जो असासा होता है, वो उनके कारकुन होते हैं। और माजी में भी जिन सियासी पार्टियों के कारकुनों की जिन्होंने इज्जत की, वो सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां कहलाई। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक हो रहा है, मैं इस फ्लोर पे ये कहना चाहता हूं, क्या वो किसी जमहूरी माशरे के शायाना शान है? जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उन पर शेलिंग, उन पर रबर बुलेट्स, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक नहती खातून के सामने जब ये पुलिस के शेर जवान बंदूकें सीधी करते हैं, क्या वो किसी माशरे की अक्कासी करता है? और तो और क्या बात करें कारकुनों की, क्या बात करें कारकुनों की। जनाब स्पीकर साहब, एक साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, एक मकबूल लीडर इमरान खान के घर पर चढ़ दौड़ते हैं, बुलडोजर लेकर, क्रेनें लेकर, दीवारें गिराने के लिए, ज़मान पार्क में उसके घर को फतह करने के लिए। क्या ये जमहूरियत की अक्कासी करता है? कौन सा माशरा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो रवायात कायम की जा रही हैं, वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है स्पीकर साहब, मगर तारीख के औराक किसी को माफ नहीं करते, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। स्पीकर साहेब, आप जितना मर्जी भागें, तारीख के कटहरे में एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है और अपने किए का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर जो भी मसनद में आया, उसने अपने आप को खुदा समझा, मगर तारीख ने सबका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। स्पीकर साहब, जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हमने पिछले दिनों खुसूसन पंजाब में देखी, जहां पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द कहा गया, यहां तक कि जो पख्तून थे, जब पंजाब में आप पख्तूनों पर उंगली उठाएं और उनको कहें कि ये जो भी पख्तून है ये दहशतगर्द है, तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? वो पख्तून भाई जिनकी कुर्बानी क्या में पाकिस्तान से शुरू होती है। पहली कुर्बानी उन्होंने रेफरेंडम में कायदे आज़म के कहने पर पाकिस्तान के लिए वोट दिया था।
और आज के दिन तक वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। आप उन पर ड्रोन भी मारें, आप उनको कत्ल भी करें, आप उनका खून भी बहाएं, अगर नहीं तो बहता देखें और फिर भी उनको आप दहशतगर्द कहें, मैं समझता हूं ये किसी तरह भी कौमी वकार के मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर इन हालात में आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें। आइन क्या कहता है कि निगरान हुकूमत एक महदूद मुद्दत के लिए, एक महदूद इख्तियार के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए है, इससे ज्यादा उसका कोई मैंडेट नहीं। मगर हमने वहां देखा कि वहां पर निगरान वजीर आला बैठकर कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। मैं वजीर आला साहब को कहना चाहता हूं, आप हाथ ना तोड़ें, आप हाथ जोड़ें और माफी मांगे इस कौम से कि जो जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ। वहां पर कहते हैं मईशत को इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया, मगर स्पीकर साहब, मईशत को इन्होंने जिस हाल पर पहुंचा दिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं कि इस रमजान के महीने में धूल झोंकते हैं, कहते हैं मुफ्त आटा। ये मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा बन चुका है। देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जानें गई हैं। कोई जान से गया, किसी की दस्तार गई, किसी की चादर खिंची, किसी की इज्जत मिट्टी में रुंध गई। कहीं हमारी माएं बहनें मीलों कितारों में अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर आटे की एक बोरी के लिए खड़ी हैं और कहीं पर भगदड़ के अंदर वो कुचले जा रहे हैं। ये है आपका मुफ्त आटा, ये है आपकी गवर्नेंस, ये है आपकी दरियादिली। दूसरी तरफ एक दिन पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान करते हैं, जरा सी झाड़ पड़ती है IMF से तो झाग की तरह बैठ जाते हैं। ये है आपकी गवर्नेंस। स्पीकर साहब, ये मुल्क नहीं चल रहा इस तरह, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जाती सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद के लिए बात करें। और सदर मुमलिकत का खत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट कंप्लीट होती है सदर के ऑफिस के साथ, वो खामोशी से बैठे आइन की धज्जियां बिखरती देखते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी देखते रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखते रहे, और वो इतना भी ना कहें कि आइनी और कानूनी नुकात भी ना उठाएं, वो इस तरफ तवज्जो भी ना दिलाएं, वो ये भी ना कहें कि आइनी रास्ता अपनाएं। उस पर भी आप नाराज हो जाते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ बड़ी इनकलाबी से गुफ्तगू कर रहे हैं। PTI के सेनेटर हैं शहजाद वसीम और मुश्तरका पार्लियामान का इजलास इस वक्त जारी है, इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेट्स सी कि और कौन इज़हार ख्याल करता है। इफ़ समथिंग इम्पॉर्टेंट वुड बी सेड तो हम आपको लिए चलेंगे दोबारा, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। जनाब, मामलात सुलझने क्या है, मामलात ऐसा लग रहा है मजीद उलझ गए हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है इस्लामाबाद से, जहां ये जो अज़खुद नोटिस लिया गया था इंतखाबात से मुताल्लिक, इसका तफसीली फैसला अब सामने आया है। और ख़बर हमारे पास ये है कि शायद जो 3-2 वाला मामला था, अब क्या इसे अखज़ किया जा सकता है, 4-3 में तब्दील हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है सो मोटो से मुताल्लिक, और उसमें यह कहा है कि ये केस तो 4-3 से डिसमिस कर दिया गया था या है, इससे यही अखज़ किया जा सकता है। अब इसकी क्या मज़ीद डिटेल है, इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इसके बारे में तफसील हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे भी। और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी भी करना होगी, ये भी इस तफसीली फैसले में लिखा गया है। इसी पे बात करते हैं। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और पैनामा केस में से मैं चाहूँगा कि ये जो
मुझ तक पहुंच जाएं ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ताकि मैं भी अपने देखने वालों तक। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, जस्टिस मंसूर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है और पैनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का फैसला था। अस्कुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के ये रिमार्क सामने आए हैं। इस तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ये अहम रिमार्क्स इस तफसीली फैसले में सामने आए हैं। एक 27 रुकनी तफसीली फैसला है। अस्कुद नोटिस केस जो आपको याद है पहले 5 रुकनी बेंच बना था, जिसमें 2 जजेस ने अपनी ओपिनियन का इजहार करके अपने आप को इससे अलग तो कर लिया था, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया था कि ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है और चीफ जस्टिस ने फिर उन दोनों को इसमें नहीं रखा था। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, इससे पहले हम आपसे कुछ और मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ शुड वी इंटरप्रेट इट। ये क्या अब होगा, इसमें किस तरह से पेशरफ्त होगी इस मामले में आगे? देखिए, ये एसेंशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है अब्दुल्ला, इसलिए क्योंकि देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया कि देखिए वो जो 5 रुकनी बेंच था जिसने फाइनल ऑर्डर दिया 3-2 से, वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। एक अदालत के, एक सुप्रीम कोर्ट के 2 हुक्म नहीं हो सकते और वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, और जिसके हवाले से अली जफर साहब कह रहे थे कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। जबकि जो अब मंसूर अली शाह साहब का और बाकी जो जज साहिबान है उनका जो फैसला आया है, जो डिटेल जजमेंट आई है, उससे तो वो बात उस पर मोहर सब्त हो रही है जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस केस के अंदर 5 नहीं बल्कि ये 7 रुकनी बेंच था और इस केस के अंदर 4 जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उन्होंने ना सिर्फ ये जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स थी उनको अपनी वजूहात बताकर रद्द किया और ये भी कहा कि क्योंकि ये मामला कंसर्निंग हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से सुनवाई हो नहीं सकती थी, और भी बहुत से रीजंस दिए जो कि रिप्रोड्यूस किए उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट के अंदर। 2 जज साहिबान, याद रखिए, उन्होंने पहले ही अपना मेरे ख्याल में जो उनका ओपिनियन था वो दे दिया था, 2 जज साहिबान ने उसके बाद दिया। तो अब डिवीजन ये है कि ये जो जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है या मंदोखेल साहब है, इनका ये कहना है और इस अदालती फैसले से हमें ये लगता है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 7 मेंबरान बेंच का जो मेंबर्स थे बेंच उस पर मुश्तमिल था और 4-3 से ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स जो थी ये डिसमिस हो गई थी, ये चल नहीं सकती थी। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच जो कि समाअत कर रहा है उसका ये कहना था कि नहीं, वो जो 5 रुकनी बेंच था उसने ऑर्डर दिया था और 2 जज साहिबान जो पहले थे उनकी अहमियत नहीं थी, उनके जो ओपिनियन था उसकी अहमियत इसलिए नहीं क्योंकि वो जो 2 जज साहिबान हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भी अहमियत है और हमारा ये फैसला आया और अब ये 4-3 से मुस्तरद हो गया है केस, और अब जो 5 रुकनी बेंच था वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी अहमियत नहीं थी। ये फैसला कौन करेगा कि किसकी अहमियत है और क्या है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? देखिए, ये मैंने आपको एक लफ्ज इस्तेमाल किया अब्दुल्ला, प्रॉब्लमैटिक। ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि इसने बसद एहतराम हमारे मुल्क में जो निज़ाम इंसाफ है उसका जो एपिटोम है जिसको हम समझते हैं वो क्या है। वो जाहिर बात है, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। अगर वहां पर पहले हम रखे छुपे अल्फाज में कहते थे कि जज साहिबान के दरमियान तफरीक है, चले जुडिशल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसमें हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बसद एहतराम कॉन्डक्ट के हवाले से बड़े शदीद मसाइल का सामना है कि एक मुख्तलिफ जज साहिबान कह रहे हैं कि नहीं, ये 7 मेंबर बेंच था जिसने फैसला दिया, 4 ने इसके खिलाफ दिया, 3 ने इसके हक में दिया, लिहाजा 4-3 से डिसमिस हुई। जबकि दूसरे जज साहिबान ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो 5 रुकनी बेंच था जिसने 3-2 से इसको अप्रूव किया। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये कोई हाई कोर्ट नहीं है कि इसके ऊपर आप वही तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनकी आपस की डिवीजन जो है अब इस तरह सामने आ रही है कि 2 जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि 7-3 से मुस्तरद हो गया, फिर आपने 5 रुकनी बेंच का हवाला दिया, वो कह रहे हैं ये 3-2 का फैसला था। तो अभी क्या चीफ जस्टिस जिनके इख्तियारात के हवाले से भी बाय द वे 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, उन्होंने कहा है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के ऑफिस का लुत्फ़ उठाने का सिलसिला है इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। तो क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला कर सकें या वो डिसाइड कर सकें? क्योंकि अब इससे ज़्यादा हायर अथॉरिटी क्या होगी?
मैं बार बार यही आपको कह रहा हूँ अब्दुल्ला, और हम बार बार आपसे पूछेंगे, हमें किसी तरह समझाएं। ऑनेस्टली मैं ये इसलिए कि इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, ये कोई नॉर्मल चीज इसको आप ना समझिए, इसको हमें इसके अंदर बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रहा कि हम किसी चीज को सेंसेशनलाइज करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का फैसला नहीं है जहां पर मुख्तलिफ मेंबरान आपस में उलझ पड़े हैं और उनके पास ये इख्तियार है कि किसी सुपीरियर जगह पर जाके अपील हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके मौजूद जज साहिबान है, उनके अंदर डिवीजन मौजूद थी, चले हो जाती है। मैंने दोबारा कहा अदालती फैसलों के हवाले से जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे, बट यहाँ तो मसला ये है कि जज साहिबान फरमा रहे हैं कि नहीं ये तो 7 रुकनी बेंच था भाई, उसका फैसला और उसकी अहमियत है, 4-3 से वो डिसमिस हुई है। दूसरी जानब जी जस्टिस साहब और उनके जो ठीक है, मुनीब विल गिव यू सम टाइम टू यू नो थिंक अबाउट इट एंड स्पीक टू योर फेलो कॉलीग्स जो कि आप के कानून के माहिरीन भी हैं, क्योंकि आप भी कानूनदान हैं। मीनवाइल हम हमारे साथी हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। और 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला आया है 2 जज साहिबान का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। चीदा पॉइंट्स अगर आप हम तक पहुँचा सकें क़य्यूम साहब। जी हाँ, आपको याद होगा कि आज खुद नोटिस लिया था गुलाम मोहम्मद डोगर की जो सर्विस मैटर था उस पर 2 जज साहिबान ने, जिसके बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसमें 2 जज साहिबान जो है जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी उन्होंने रिक्यूज किया था, और फिर 2 जज साहिबान जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, इन्होंने अपने इब्तदाई नोट के अंदर जो है वो ये आज खुद नोटिस और पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे, और फिर जो है वो 3-2 से जो है वो एक फैसला आया जिसमें आज खुद नोटिस को के तहत जो है वो सदर को कहा गया कि और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो जो है वो इलेक्शन की तारीख दें आइन के जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से। तो हम इसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये 4-3 का फैसला है। दरअसल ये 7 जज साहिबान में से और 4-3 से जो है वो आज खुद नोटिस मुस्तरद हो गया है। आज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है, इनका 2 जज साहिबान का एक तफसीली जो अपना हुक्म था जिसमें उन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था, उसकी तफसीली वजूहात जो है वो जारी की हैं, और उन तफसीली वजूहात के अंदर वो कहते हैं कि ये आज खुद नोटिस जो है 184(3) के तहत ये बनता नहीं था। और दूसरा ये कि जब एक मामला पहले ही हाई कोर्ट के अंदर जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब और स्पीकर सूबाई असम्बली केपी दरखास्तें लेके आए थे, वो उन दोनों दरखास्तों को आज खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया था, और उसके मुस्तरद करने की वजूहात जो है वो ये तफसीली तौर पर बयान की गई हैं। अब जबकि जो फैसला है इसके अंदर न सिर्फ ये बल्कि उनका ये कहना है कि ये 4 और 3 जज साहिबान का फैसला है, और 4 जज साहिबान जो है उन्होंने आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया है। स्पेसिफिकली इस तफसीली फैसले में ये लिखा गया है कि हम अपने बाकी जो दीगर 2 जजेस हैं साथी उनसे इत्तेफाक करेंगे जिन्होंने इस पे एतराज़ किया, और हम भी उनके साथ हैं। 4-3 को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस फैसले के अंदर लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि 2 जज साहिबान जो कि 7 रुकनी बेंच था, क्योंकि 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने तो रिक्यूज कर लिया था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जबकि 2 जज साहिबान ने इब्तदा में ही अपने नोट के अंदर ये इस केस को मुस्तरद कर दिया था, इस खुद नोटिस को केस को मुस्तरद कर दिया था। तो उसके बाद बेंच बना 5 और 3 का, तो अब जो शॉर्ट ऑर्डर है तो उसमें भी फुट नोट के अंदर 2 जज साहिबान ने उन 2 जज साहिबान का जो है वो लिखा था फैसला कि ये उनको मिलाकर है। उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन अब जो ये तफसीली नोट आया उसके अंदर ना सिर्फ ये कहा गया है कि ये 4 जज साहिबान का फैसला, और ये फैसला उस रोशनी में है जो पनामा बेंच के अंदर हुआ था, और उस पनामा बेंच के अंदर पहले 3-2 का फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का, फिर 3 रुकनी एक बेंच बना था, और फिर वापस जो है वो बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच बना, और फिर पनामा की जो जजमेंट है उसको अपहेल्ड किया गया था। तो उसके ये प्रेसिडेंट के मुताबिक जो है ये जज साहबान कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है, क्योंकि
दो जज साहिबान जिन्होंने अब ये 4-3 का फैसला है और अभी हम मुनीब से भी बात कर रहे थे और वो भी मतलब सारे ही लोग जरा समझने और समझाने से कासिर हैं कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इसको कौन इंटरप्रेट करेगा और व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। शाहजेब खानजादा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अगर मीनवाइल आपकी अपने कुछ कानूनी माहिर दोस्तों से रब्ता हुआ हो या बात हुई हो तो आप ही हमें बताइए कि किस तरह से अब इस मामले को देखा जाए। मतलब हम डिविजन्स और लाइंस की बात करते हैं, मामलात उससे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। देखिए, जो बार बार अब्दुल्ला बात भी हो रही थी ना फुल कोर्ट की, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जज साहिबान ने अब जो ऑर्डर इशू किया है उसमें नुक्ता नंबर 35, 36 और 37 से लेकर आगे तक वो तमाम बातें बताई हैं कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये ऑर्डर 43 है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जब एक दफा बेंच बना दें तो फिर ये चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है कि वो खुद उस बेंच को तोड़ दें और एक नया बेंच बना दें। ये उन जजेस का जरूर इख्तियार है कि वो अगर किसी अपने जाती वजह की वजह से समझते हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रह पाते, जो कि 2 जजेस ने समझा, जिसमें जस्टिस नकवी थे और जस्टिस एजाजुल हसन थे, जबकि जो बाकी 2 जजेस थे जिनमें जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे, जस्टिस आया अफरीदी, उनके हवाले से बाकायदा तौर पर रीजनिंग दी गई है कि उन्होंने आगे हियरिंग के लिए तो अपने आप को चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर छोड़ा, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो फैसले का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो पहले ही मेंटेनेबिलिटी पर कह दिया था, उनका फैसला और हमारा तो पहले ही आ गया था, मिलाकर 4-3 बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जज साहिबान ने मिसाल दी है पनामा वर्डिक्ट की, कि जैसे पनामा में 3 रुकनी बेंच ने सुना था, हालांकि शुरू में 5 रुकनी बेंच बना था और 5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया, 3 ने फैसला किया कि जी GIT बनेगी और बाद में फैसला किया गया। जो बाद में जब फैसला हुआ कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो 5 के 5 जजेस आकर बैठ गए और फैसला 5-0 का बन गया। यानी कि पहले 2 जजेस ने फैसला दिया और 3-2 का फैसला था, मगर फिर 5-0 का फैसला बना। उसी का हवाला मौजूदा जजमेंट में भी दिया गया है। इसकी वजह से हमारा जजमेंट किस तरीके से 4-3 बनता है। और मेरा ख्याल है जो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से और उनके इख्तियारात के हवाले से 1 मैन शो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बेंच की तश्कील में भी और सू मोटो इख्तियार के इस्तेमाल में भी, कि जो 1 मैन शो है वो किस तरीके से इदारे को नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरीके से इस इख्तियार में अब्यूज हो रहा है। वो बहुत बड़े बड़े सवालात उठा रहा है। जो आप बात कह रहे हैं कि यह फैसला करेगा कौन, कि जी एक बेंच कह रहा है कि, और आज आपने देखा कि जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि जो 3-2 का फैसला है, जैसे मद्दू खेल सवाल उठा रहे थे कि कौन से फैसले की बात हो रही है। तो अब एक जो बेंच है जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, वो 3-2 कह रहा हो, जबकि दूसरे मौजूद जज साहिबान इसको 4-3 कह रहे हो, तो कौन फैसला करेगा? मेरे ख्याल है फुल कोर्ट की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। फुल कोर्ट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है और सर्टनली दिस इज़ द हाईएस्ट फोरम और बहुत सारे सवाल चीफ जस्टिस के इख्तियार पर भी उठाए जा रहे हैं। मगर शाहजेब साहब, रीसेंट या फिर नॉट सो रीसेंट, हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉलिटिकल डिवीज़न है, हमारा जो सोसाइटी में डिवीज़न है, हमारे इकोनॉमिक हालात भी हैं और अब इन मामलात में भी जुडिशरी में भी क्लियर कट जो हो रहा है सबके सामने है। मतलब ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है? देखिए, वेरी अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से ज़रूर है कि माजी में इस तरीके से कम से कम ये नहीं हुआ कि सोसाइटी इतनी डिवाइडेड हो कि सियासी जमातों में आपस में मसाइल हो, एस्टैब्लिशमेंट के अपने मसाइल हो, जजेस के अपने मसाइल हो और मुल्क इस नहज पर खड़ा हो। मगर मेरा ख्याल है कि पिछले चीफ जस्टिस जो थे और उससे पिछले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वहाँ से ये तकसीम बढ़ना शुरू हुई है। साकिब निसार साहब ने जिस तरीके से जुडिशरी को चलाया, उन्होंने तो कुछ ऐसे फैसले दिए कि उनके रिटायर होते ही जज साहिबान ने उनके फैसलों को रिवर्स किया, जिस तरीके से वो इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत करते थे। फिर जस्टिस खोसा साहब पे जिम्मेदारी थी कि वो एक यूनिटी ला सकते थे, और यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि तमाम जज एक जैसे फैसले देना शुरू कर जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहुत ज्यादा लाजमी है। ऐसी कोर्ट नहीं होनी चाहिए जो कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने में थी। इख्तिलाफ राय जजेस के दरमियान जरूर होनी चाहिए, मगर इस नोयत के इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए कि हम ख्याल बेंच का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और जैसे ही बेंच बने वैसे ही लोग ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें कि फैसला क्या आएगा। आज जो 5 रुकनी बेंच बना है अब्दुल्ला, उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि ये पटिशन आई है इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, और उसमें बेंच में शामिल कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस एजाजुल हसन साहब को। जस्टिस एजाजुल हसन साहब वो जज हैं जिन्होंने खुद ने अपने आप को 9 रुकनी बेंच से अलग किया था क्योंकि उनके ऊपर एतराज उठा था। आज वो तो बेंच में शामिल किया है चीफ जस्टिस साहब ने, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल नहीं किया उस बेंच में। सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस
काजी फायदी साहब वो शामिल नहीं है, दूसरे सीनियर मोस्ट जज शामिल नहीं है। तो ये सवाल बार बार उठ रहा था कि बेंच बन किस तरीके से रहे हैं। तो जो तकसीम है, मेरे ख्याल है बैक टू बैक जो 3 जजेस चीफ जस्टिस थे उनके पास मौका था कि इन इख्तलाफात को दूर करके इस तासुर को खत्म किया जाए, मगर हमें नजर आया है और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने भी इस तासुर को बहुत ज्यादा तकवीत और कहीं कहीं ये बहस अगर पहले होती थी और आपको लगता है कि अब फुल फ्लैच इट इज़ आउट इन ओपन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर भी अब बात होगी और बात या सवालात उनकी अपने फेलो जजेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जैसा कि ये तक कहा गया है इसमें कि एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत है जो इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रही है। अब ये बड़ी बात है ना अब्दुल्ला के वन मैन शो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया साथी जजेस की तरफ से। हमारी ये और ऑफिस का लुत्फ उठाने का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सो अ लॉट हैज बीन सेड। हमारी अदलिया पूरे मुल्क को बता रही होती है, सियासतदानों को बता रही होती है कि जी जमहूरियत की पैरवी कीजिए। वो वजीर आजम को बता रही होती है कि जी इख्तियार आपका नहीं है कि आप फैसला करेंगे, बल्कि पूरी काबीना का है मुस्तफा एपेक्स कोर्ट के जरिए, इंपेक्स फैसले के जरिए। तो जजेस खुद तो हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, डेमोक्रेटिक जमातों के ऊपर एक के बाद एक कदगन लगा रहे होते हैं कि जी वन मैन शो नहीं होगा बल्कि डेमोक्रेटिक इख्तियार होगा, जमहूरियत के सबक पढ़ा रहे होते हैं। मगर अब बेंच के अंदर से सवाल उठे कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही कितने डेमोक्रेटिक है। और वन मैन शो का मतलब ये है कि जी आप डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हुए मामला नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से बेंच बना रहे हैं, जिस तरीके से सुमोटो की जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। थैंक यू शाहजेब साहब। दिस इज़ द लेटेस्ट। लेट्स सी इस पे किस तरह डेवलपमेंट होती है। हम कुछ और माहिरीन कानून से भी रब्ता करेंगे और उनसे मदद हासिल करेंगे कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। अब ये 4-3 है या 2-3 है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मुनीफ फॉर बीइंग विद अस। क्योंकि आज ही के बेंच में एक रिमार्क सामने आया एक मौजूद जज साहब की तरफ से, वो तो 3-2 का फैसला है, लेकिन उसी जज में बैठे दूसरे जज साहब गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने पूछा कि भाई कौन से फैसले की आप बात कर रहे हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली 27 रुकनी फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जो पहले ही अपने ओपिनियन या अपनी राय का इजहार कर चुके थे, उनके फैसले से इत्तेफाक करते हैं और इस तरह से जो सुमोटो वाला मामला है ये 4-3 का फैसला बनता है। सो दिस इज द लेटेस्ट एंड बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन थिंग्स आर नॉट गुड। हमारा जो सोसाइटल फैब्रिक है ना, वो ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथों में ही ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे अगेन और 2 जज साहिबान की तरफ से आपको याद है आज खुद नोटिस का मामला पंजाब में इलेक्शन से के इल्तिवा से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आया है, जिसमें उन्होंने तफसील से बयान किया है कि किस तरह से अब अपने 2 साथी जजेस जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला से इत्तफाक करते हैं और ये फैसला 4-3 का फैसला है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पैनामा केस का रेफरेंस भी दिया है, जबकि इससे पहले बाज़ मौजूद जज साहिबान, जैसे कि आज ही जो समाअत हो रही थी 5 रुकनी बेंच की, उसमें ये कह चुके हैं कि तो 3-2 का फैसला है। सो अब 2 जज साहिबान का तफसीली फैसला और इससे पहले वाले अपने 2 साथी जजेस जो अपनी राय का इजहार कर चुके थे इस खुद नोटिस केस में, उनसे उनका इत्तफाक करना और कैटेगोरिकली ये कहना कि ये 4-3 का फैसला है, इसलिए ये काबिल समात ही नहीं थी ये मामला सारा, और हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये चल रहा है सिलसिला। हम बता देते हैं कि एक्चुअली इसमें और तफसील से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मुताल्लिक भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं उनके अपने ही साथी जजेस की तरफ से। और इलेक्शन असखुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली जो फैसला आया है सामने, इसमें कहा गया है कि इलेक्शन असखुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। पैनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था। वक्त आ गया है कि 184(3) के इख्तियारात समात को रेगुलेट किया जाए और इख्तियार समात को रेगुलेट किया जाए। अस खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं, चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्पेशल बेंच आइनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। और यह भी कहा गया है कि अस खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। 2 जजेस ने तफसीली फैसला ये दिया है। अस खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करे। 2 जजेस का तफसीली फैसला। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला
ख़त्म किया जाए। 2 जजेस ने अपने फैसले में बाज़ाब्ता बाकायदा ये तहरीर किया है। दिस इज़ नॉट जस्ट ये रिमार्क्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिसीजन। एक शख्स, हाँ, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं एज इट इज़। एक शख्स के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। एक शख्स की पॉलिसियों पर अमल दरामद आवाम के हकूक मफाद के बरखिलाफ हो सकता है। वन मैन शो ना सिर्फ फरसूदा बल्कि एक बुराई भी है। 2 जजेस ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है, चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करना या रेगुलेट होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत अवामी एतमाद पर मुनहसर है। वन मैन शो मुख्तलिफ आरा को महदूद करता है। वन मैन शो से आमिराना हुक्मरानी का ख़तरा है। मुश्तरका राय से होने वाली फैसला साजी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखती है। सो दिस इज़ quite a फैसला and strong choice of words, very strong choice of words, और ना सिर्फ एक दफ़ा तवातुर के साथ वन मैन शो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे सवाल उठाया गया है और ये कैटेगोरिकली कहा गया है कि जो इलेक्शन अस खुद नोटिस है ये काबिल समात नहीं है मामला। और जो उनके 2 साथी जजेस हैं जिनमें जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके थे और उन्होंने चीफ जस्टिस पे छोड़ दिया था कि वो उन्हें आगे समातों में रखना चाहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ने नहीं रखा था फिर। सो अब उन्होंने कहा है कि जनाब ये फैसला इन 2 जज साहिबान ने कहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला सामने आया है एंड उसमें लिखा यह गया है कि ये फैसला 4-3 का फैसला है और हाई कोर्ट्स को भी हिदायत की गई है कि वो जल्द इन केसेस को इस केस को निपटाएं। सो हम आपको दोबारा से इन केस यू ट्राइंग टू गेट इट इन मेक सेंस ऑफ इट बता देते हैं आपको कि इलेक्शन कमीशन अस्कुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला अब सामने आया है और यही प्ली थी हुकूमत की भी और हुकूमत यही कह रही थी कि 4-3 का फैसला है। और इलेक्शन खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। ये कहा गया है ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज लाइक एज इन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो इस केस का फैसला होता है। लेकिन बाज़ जज साहिबान की राय क्लियरली आज भी सामने आई है। आज भी जो 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था उसमें कहा गया है एक जज साहब की तरफ से कि वो फैसला तो 3-2 का फैसला था, लेकिन अब 2 मौजूद जज साहिबान की तरफ से भी कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। पनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था। वक्त आ गया है कि 184 दिन के इख्तियार समाअत को रेगुलेट किया जाए। अस खुद नोटिस में 4 जजेस ने फैसला किया कि इसको मुस्तरद किया जाता है। चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल से हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। पाशा साहब, हम तो आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे कि ये 4-3 का फैसला अब समझा जाएगा या 3-2 का फैसला समझा जाएगा? देखिए, जब पहले 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इख्तिलाफी नोट लिखा तो उन्होंने ये कैटेगरिकली लिखा था कि जो पहले 2 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा थे उन्होंने पिटीशंस डिसमिस की हैं और उन्होंने सुओ मोटो को भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उनको साथ मिला के पढ़ा जाएगा इस ऑर्डर के तहत। तो हमारा उस वक्त भी यही था कि 4-3 का हुआ है, क्योंकि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिटीशंस को खारिज किया है और सुओ मोटो को भी कहा है कि ये गैर जरूरी बनता है, नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात जो है वो है कि हम कई दफ़ा ये अर्ज कर चुके हैं कि बेंचेस की तश्कील उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात के साथ वो नहीं होने चाहिए एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के, बल्कि कोई कमेटी तश्कील दी जाए ताकि जो बेंचेस की तश्कील करे ताकि इदारे पे किसी तरह की कोई उंगली ना उठे। तो ये अब इदारों पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई और ये आवाजें जो हैं अब तो चले उंगलियों से मामला शायद आगे चला गया है क्योंकि अभी आपस में ही इतना इख्तलाफ है और खुलकर सामने आ रहा है। आप बता दीजिए हसन रजा साहब के ये फैसला मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा इस तफसीली फैसले आने के बाद? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसला के आने के बाद जो कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4-3 है, क्या ये 4-3 ही समझा जाएगा? क्योंकि आज भी हमने देखा ड्यूरिंग द हियरिंग एक जज साहब की ये राय थी कि वो फैसला तो 3-2 था। सो जब आपस में इख्तिलाफ है तो हु इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है? द बेस्ट कोर्स इज हमने डे 1 से ये कहा है कि इस मुकदमे को फुल बेंच सुने।
या अगर 9 रुकनी बेंच रखना है तो ऊपर वाले 9 सीनियर जजेस का बेंच बना दें। आज भी जब ये तश्कील हुई है इस बेंच की जो उस मैटर को सुन रहा है, तो इस वक्त भी हमारी रिजर्वेशन ये है और हमारी इस्तदा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि अगर इदारे को बचाना है, इदारे की साख को बचाना है, तो आप अपने ऊपर उंगलियां ना उठवाएं बल्कि फुल बेंच की तश्कील करें ताकि इदारे की साख बरकरार रहे। अभी भी हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल का मुतालबा ये है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और ये मसला वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये समात हो रही है इलेक्शन इल्तिबा से मुताल्लिक, आपको बताइए पहले ही अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि दरख्वास्त 4-3 से खारिज होगा, ये अस्कुत नोटिस मुस्तरद हो गया, तो फिर अब की जो कार्रवाई हो रही है उसकी हैसियत क्या है? मैं समझता हूँ कि ये जब 4-3 या 3-2 वाला मामला अगर रिजॉल्व पहले कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी भी जो फैसला आएगा उसमें कंट्रोवर्सी आएगी। आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब जब आए स्टेटमेंट दी अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने वो तो कह रहे थे 4-3 है, उन्होंने भी यही बात की थी और आज साबित हो गया, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई कि 4-3 का है। देखिए, दो जो इख्तलाफ करने वाले जजेस हैं उन्होंने कैटेगरिकली ये कह दिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। ये हुकूमत ने, आपको पता है, फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ले ली थी, एज इन उन्होंने जो इस्तदा की थी वापस ले ली थी, तो उन्होंने आपके ख्याल में ये सोच के वापस ली होगी कि ये तो 4-3 में फैसला है, या व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हुकूमत ने भी अल्टीमेटली कह दिया था ठीक है उन्हें नहीं चाहिए फुल कोर्ट, एतमाद है उस बेंच पे। मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह थी कि हुकूमत रिव्यू के लिए नहीं आई और ना ही इस फैसले को हुकूमत ने चैलेंज किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, उन्होंने कहा हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि 4-3 की रेशो से ये फैसला आया है, तो ये मामला अब पहले रिजॉल्व होना चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा, कुछ आप बता सकते हैं? सिर्फ कैसे एक ही सूरत है कि फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को दिलेरी का मुजाहरा करना चाहिए और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर जब कल पेश हो तो वो इस ऑर्डर की रूह से वो कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करे कि जनाब फुल कोर्ट होगा तो फिर हम बेहतर तरीके से असिस्ट कर सकेंगे, क्योंकि मामला जो है वो ज्यादा गड़बड़ हो गया। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान बार काउंसिल से कह रहे हैं फुल कोर्ट जो है वो इस केस का फैसला, वो इस बात का फैसला कर सकता है कि फैसला क्या है, 3-2 है या 4-3 है। It is another important day in Pakistan और things that we cannot think of कि ये होंगी वो होती हैं, and क्या हमें इजाजत है कि now we can think of anything out of the box? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब इजाजत है, हाँ, मेरा ख्याल है कि अब मतलब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर ये बातें आ रही हो, हाँ, और तो देन मतलब एक बंदा अगर अपनी इंटरप्रिटेशन करके बैठा है जो कि सही है कि वो 4-3 है, और दूसरा अगर ये कह रहा है कि भी वो तो ये कह रहे हैं 3-2 है, तो वो भी सही है, तो फिर कौन सही है? तो कौन सही है? अगर इस लेवल पे इतना इबाम है और इतनी गड़बड़ है और इतनी गड़मड़ है मामलात में, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि कौन सा हमारा सोसाइटल फैब्रिक और कौन से हमारे मौशी हालात और कौन सी कानून की अमलदारी और कौन सी सियासतदानों में रवादारी? मुझे इतना बुरा नज़ला और भी आपकी टेंशन वाली बातों से स्टार्ट हो गया। एनीवे, वी आर गोइंग टू चेंज द मूड हेयर, नॉट दैट कि मैं कोई मूड आपका अच्छा करने लगी हूँ, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करेंगे जो कि सीरीज़ हम हार चुके हैं। बाय द वे, पता है ना अब्दुल्ला, यू विल हैव टू टेक ओवर। अच्छा, मैं बताता हूँ, आप सीख लें ज़रा। एक ना तजर्बाकार टीम, नया कप्तान, मुश्किल कंडीशंस में इस टीम से ऑल्दो ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन जो कुछ कल हुआ वो भी बहुत ही मायूस कुन था यार। मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीरीज़ दूसरे मैच में ही हार गया, और पीएसएल के सितारे हमारे जो चमक रहे थे, हम लुडियाँ डाल रहे थे इनके लिए, हाँ। ये ऐसे मांद पड़े कि मतलब नज़र भी नहीं आए। They have no experience of international cricket, so this was, और अब नजम सेठी साहब याद है ना, उन्होंने पहले भी कहा था कि जीतना हमारा टारगेट नहीं है, ऑल्दो कैसे उन्होंने कह दिया, लेकिन इन नए लड़कों को आजमाना है। आजम खान का अच्छा खासा वैसे इंटरनेशनल अब तो एक्सपोजर हो चुका है, आजम खान की बात नहीं दुनिया की कौन सी लीगें जाके वो खेल रहे हैं। ये बहरहाल मायूस कुन था, और पाकिस्तान ये सीरीज़ आपको पता ही है बैटिंग से हारा है। कल इमाद और शादाब की वजह से पहले मैच से कुछ बेहतर स्कोर रहा, लेकिन 130 रन बहरहाल T20 के लिए विनिंग टोटल तो है नहीं। इसके बाद बॉलर्स ने जान मारी, आखिरी ओवर तक लड़े, लेकिन एक मैच तो जीत लो, आज अभी का एक मौका है, लेकिन बैक टू बैक इन एवरी मैच वर्स देन द लास्ट वन, उस तरह यहाँ रहे हैं। एनीवे, शादाब का क्या कहना है ये जरा देख लें।
अच्छा जी, और मैं जिस तरह के कह रही थी पहले अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा ये नहीं बताना, मुझे बताएं, आप बता दें। मतलब सोच रही थी कि नाज़िम सेठी साहब का जो उनका कहना था कि हम ये ट्राई कर रहे हैं, आजमाना चाहते हैं, तो वो भी एक दफ़ा सुन लेना एग्जैक्टली उन्होंने क्या ट्राई कर रहे थे वो। द न्यू बॉयज कि ये जो मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिखा दें फिर अगर आपके पास है कुछ। लेट्स वॉच। यार मेरी बात सुनो, बोर्ड कभी हार जीत की जिम्मेदारी नहीं लेता, हम तो सिलेक्टर्स पे फेंक देते हैं। तो इसलिए ये तो मैंने पहले आपसे ये कह दिया कि ये सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारा मकसद फ़र्क है, हम अपने लड़कों को ब्लड करने जा रहे हैं। हार जीत होती है कोई बात नहीं, हमारा जो एम है वो ऊपर है, वो जीतना जाके, वहाँ हार जीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट न्यू टैलेंट, टू चेक आउट थिंग्स। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हार जीत, व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज हमें 2-3 पक्के यंगस्टर्स मिल जाए इसमें से, जो लगा है कि पहले भी कंसिस्टेंसी थी और अब भी उन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अब पता नहीं सेठी साहब को पक्के यंगस्टर्स मिले हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरह हारे हैं हम कि लिटरली पहला सवाल ये बनता है, हमें टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ज्वाइन किया और उनसे हम यही पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि हम ये कल वाला मैच क्यों हारे हैं, ये इसमें गलती किसकी आपको नज़र आ रही है? देखिए, ओवरऑल आपकी जो अप्रोच है, जो आपकी थिंकिंग है, मैं समझता हूँ उसका थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर होगा, क्योंकि पहले वनडे के बाद 92 उनको चेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी 2-3 ओवरों में जो हिटिंग चाहिए थी, जो बाउंड्रीज चाहिए थी, वो नहीं लगी और रन बॉल और ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी 2 रन पे थी कि किसी तरह हम 2 रन ले लें। तो बाउंड्री का सोचते तो मैं समझता हूँ फिर 140-45 रन हो जाते। अच्छा रज़ाक भाई, ये बता दीजिए कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये समझते हैं कि अब नए लड़के हैं, रिस्क भी है, शिकस्त के डर से नया टैलेंट आजमाना हम छोड़ तो नहीं सकते। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यंग टीम थी या पूरी पाकिस्तान की टीम थी। जब पाकिस्तान का नाम लग जाता है, स्टार आप पहन लेते हैं, तो पाकिस्तान की टीम बन जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए कि जिस तरह नसीम शाह ने आखिरी ओवर किया है 19वां ओवर, तो वो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था। 2 ओवर में 22 स्कोर, जैसे पाकिस्तान के पास अभी सानुल्लाह भी थे, ज़मान खान भी थे, तो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है बॉलिंग यूटिलाइजेशन में कि इनको चाहिए था कि वहाँ पे ज़मान खान का ओवर आता नसीम शाह की जगह। अच्छा ये बताएं, वैसे तो अगर आजम खान की, क्योंकि अब्दुल्ला भी जिक्र कर रहे थे कि वो तो नए नहीं है, तो ठीक है नए नहीं है, लेकिन नए लड़कों में उनका फिर भी शुमार होता है। और लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी अहम है बाय द वे, सिर्फ पावर बैटिंग ही नहीं, अच्छी विकेट कीपिंग भी वो करते हैं। तो फिलहाल ये होता नज़र नहीं आ रहा, लगता है कि वो भी हैज़ लॉस्ट हिज टच एज वेल। तो आपको क्या मसला नज़र आ रहा है उस डिपार्टमेंट में? देखिए, ओवरऑल अगर मैं कोच होता तो जितने भी ये यंग प्लेयर आए थे, इनको चाहिए था कि जिस तरह PSL में खेल रहे थे उसी इंटेंट से खेलते, खुला खेलते। तो शारजा की पिच में जो खुला खेलता है, जो हिटिंग करता है, वो कामयाब होता है। जैसे अभी मोहम्मद नबी ने देखें आते ही जो चार्ज किया, टेक ओवर किया बॉलर पे, तो वो कामयाब हुआ। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी ऐसे ही करना चाहिए था। ठीक है, विकेटें गिरती हैं, वो तो T20 में गिरती रहती हैं, पर अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव खेलें, खुल के खेलें, तो मैं समझता हूँ कामयाब हो सकते हैं। All right, thank बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक। नाउ वी हैव अनदर मैच, बड़ा पेनफुल हो गया है वैसे, लेकिन आज एक और मैच होगा। गुड लक बॉयज। आपको पता ना 3 मैचेस अखलाकी तौर पे तो ये कहेंगे ही ना हम गुड लक, लेकिन हम दुखी हैं थोड़े से अंदर से। नहीं, आई डोंट वांट कि ये बिल्कुल ही व्हाइट वॉश ना हो जाए। मतलब कुछ तो यार, एक तो कोई तो लाज रख लो। सीरीज तो हाथ से निकल गई, लेकिन एटलीस्ट एक मैच तो दे दें और मुल्क के हालात। और अभी तो लेटेस्ट न्यूज़ अब आप लोगों ने, क्रिकेटर्स ने भी सुन ली होगी, वी नीड अ विन। अल्लाह से लौ लगाएं, इबादत करें, नाते सुने, और बहुत क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना टेंशन है। अच्छा, जो नातों में फिर मेरे पास एक सजेशन भी है। ओह चल। ज़ेब बंगिश ने एक बिल्कुल ही, इनफैक्ट वो नात तो हम सारों ने सुनी हुई है, लेकिन इट्स हर ओन ट्रेडिशन, और आपको पता है कि उनकी आवाज़। अच्छा, जो पुरानी नातों का लुत्फ है ना, वो नई नात खां भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो है ना वो टाइमलेस है। हाँ, और वो दिल से लगता है कि जैसे ज़हे मुक़द्दर हो गया, जैसे फासलों को तकल्लुफ़। वेलकम बैक जी। वेलकम। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के सदर तो बन गए, लेकिन PTI में कम ही लोग हैं
जो उन्हें दिल से कबूल करने को तैयार है। खुद भी नहीं करते, क्योंकि जब ये ज़मान पाक ऑपरेशन में तो याद है, पता नहीं वो कहीं गायब हो गए तो बाद में पता लगा उन्हें कोविड हो गया है, फिर उनका 2 दिन बाद कोविड ठीक भी हो गया, बीमार हो जाते, याद नहीं आपको? जब कोई भी कड़ा वक्त आता है ना तो वो जरा मंजर आम पर नहीं होते। अच्छा, तो खैर एनीवे, उन्हें आज भी किसी और ताकत ही का नुमाइंदा जो है वो समझा जाता है और इसका इजहार भी किसी ना किसी शक्ल में होता रहता है। जो ताज़ा बयान है ना फवाद चौधरी का, आई लाइक हिज ऑनेस्टी, और वो सही कह रहे हैं, और इसमें गलत भी क्या है कि वो पावर पॉलिटिक्स के आदमी हैं, उनकी कोई अवामी वो कहते हैं जी पजीराई या नुमाइंदगी है नहीं। वैसे ये क्या कहा कि हांडी में उन्हें इसको मसाला करार दिया है। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, देखें। अच्छा जी, वैसे बात तो दुरुस्त है, हांडी में सारे मसाले चाहिए होते हैं। विच मसाला एग्जैक्टली ये है, ये भी बनता है? नहीं आप ना कुछ कहिए, फवाद चौधरी खुद ही एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। जैसे कर तो दिया उन्होंने, बहुत सी पावर पॉलिटिक्स के आदमी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और वहीं से मामलात उन्हीं मामलात को देखने के लिए ये मसाला भी जो हकीकत है अहम है, और इसलिए ये वो मसाला है। वैसे आप इनको कौन से मसाले का नाम देंगे? I don't know, I was just thinking of all the things, हल्दी या गरम मसाला या तेजपात, exactly, तेज पत्ता या something like that, I don't know. Anyway, ये तो देखे फवाद चौधरी ने हमारे दिमाग में डाला तो मसालों पे चले गए। जयफल जवतरी, हाँ ये मुझे पता है, वो स्टार वाली होती है ना, स्टार एनीस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। नहीं, वो बादियान का फूल होता है, वो बादियान का फूल होता है। अच्छा आगे चलो। अच्छा, बादियान का फूल नहीं बैठ रहा परवेज इलाही साहब को देख रहे, बादियान फूल आ रहा है ना, उसमें फूल आ रहा है, इसलिए बिल्कुल नहीं बैठता। रोजा लग गया ना, लग रहा है आपको किसी को। अच्छा वैसे बाय द वे, नहीं अब्दुल्ला मैं नहीं कर सकती आगे। ये बात नहीं है, तहरीक इंसाफ क्या आपको पता है, दोनों चौधरियों से बहुत पहले से इनसे मामला चले आ रहे हैं। सर्द जंग किसी की कैफियत थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तंज का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। फवाद चौधरी को अल्लाह माफ़ करे, कौन सी गालियाँ नहीं दी उन्होंने, वो जो पकड़े गए थे फवाद चौधरी, और फिर जो परवेज इलाही की टेलीफोन रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, उसमें एलिजिडली कह लें या जो भी कह लें, मतलब उसमें ठीक ठाक अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, और पता नहीं क्या क्या, और उनके वजन को लेके भी आपको पता ही कह रहे थे। अच्छा परवेज इलाही क्या कहते रहे हैं, तो वो भी देख। अच्छा वो भी सुना, वो कौन सी वाली सुना रही हैं आप, जो सुनाने के काबिल है वो वाली? खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में, और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। अच्छा जी, ये तो हो गया, और मैं कहता हूँ दुनिया भी क्या क्या वक्त आपको दिखाती है, फिर इन्हीं के हाथों वो जो सदारत का नोटिफिकेशन है वो हवाले कराया गया परवेज इलाही साहब को, और इन्हीं के साथ खड़े होकर अनाउंसमेंट, और वो कोनी मार के लिटरली कह रहे थे कि वो सदर बनने का भी बताओ ना, बताओ ना, वो बोल ही नहीं रहे थे। फवाद चौधरी चुप करके बैठे रहे थे कि जब तक बड़ा मुश्किल काम दिया था उन्हें, वैसे पता नहीं दोनों क्यों किया था ये उनके साथ वैसे ये, लेकिन आगे चलते हैं ना। अच्छा चलें ठीक है, अब लेट्स सी क्या होता है। अब बातें ये भी हो रही हैं। अच्छा वो वाला वो हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं, वो अनाउंसमेंट वाली जो आप बात कर रहे हैं, दिखाएं। वेरी फनी इट वाज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं, जो साहब बड़ी मुबारक हो। तुसी भी दसो ना, जेड़ा नवा सफर शुरू होया है, इहदे उपर जिस तरीके नाल जाना है, जिस तरीके नाल लगे जाना है, सारा माइक में वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है, और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे, और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। This is comical. मतलब फवाद चौधरी was not ready to say anything, वो च्युइंगम चबाना स्टार्ट हो गए। उसके बाद वो बेचारे मुझे उन पे वैसे दुख हो रहा था, बिकॉज ये जरा क्रिंज सिचुएशन हो जाती है, एम्बैरेसिंग हो जाती है। जब इमरान खान साहब उसूलों की सियासत की बात करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं, और निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, और फलां ढमकां और ये और वो, और फिर
He is represented by who? He is represented by Chaudhry Parvez Elahi. He is represented by Fawad Chaudhry. He is represented by Ejazul Haq. He is represented by Sheikh Rashid. And the list is long. रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान से भी कहीं पहले एक दूसरे के साथ थे, मतलब ये इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री मुशर्रफ के ज़माने का साथ है उनका। तो आजकल ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कुछ नाराज़, मतलब वो बहुत कुछ लगता है। तो क्या अंदर की बात क्या है जरा? हाँ, वजह क्या है? क्योंकि वो क्लियरली दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। फवाद चौधरी ने बात की है कि कुछ हांडी के जो मसाले हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ मसाले लेने पड़ते हैं। तो अच्छी हांडी बनाने के लिए तो तमाम मसाले चाहिए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हांडी जो है वो एक आधा मसाला ना भी हो फिर भी हांडी तैयार हो जाती है। तो लिहाजा इस वक्त तो जो परवेज़ इलाही हैं वो मुझे भी यही लगता है कि जो फवाद चौधरी ने बात की है कि वो एक मसाले के तौर पे लिए गए हैं। तो आइंदा जो है ना ये इमरान खान जो है ना वो उनसे जो है कोई अच्छी तवक्को ना रखें, क्योंकि इमरान खान जो है वो पहले भी जानते हैं, जब वज़ीर आला रहे हैं परवेज़ इलाही और जब उनके इलाही भी रहे हैं तो मुखालफत में बयान भी आते रहे। और जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने तो इमरान खान को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो वो उनके ज़हन में ये भी बात है। इमरान खान ने मजबूरन ले तो लिया, लेकिन लगता है कि मसाला जो है ये न ज़्यादा देर तक रहेगा। बाद में अगर इमरान खान इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो ये मसाला ज़्यादा देर नहीं रहेगा। तो ये दाल ऐसा लग रहा है नहीं गलेगी। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मुश्तरका मफादात एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं इनके। अब आपको पता है रईस साहब, ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि फवाद चौधरी पंजाब के वज़ारत आला के बड़े पुराने ख्वाहिशमंद रहे हैं। वैसे इज क्वाइट एम्बिशियस वैसे इन दिस स्टेज एंड ही हैज नॉट हिडन इट। हाँ, वो तो बड़े परवेज़ इलाही साहब ये सीट आपको पता ही है, वो भी अपने घर में रखने का ऐलान करते रहते हैं। तो इमरान खान साहब का वोट किसके साथ होगा? ये जो मामला है इसके वज़ारत आला का, तो इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब भी जो इलेक्शन होने जा रहे थे, जो भी इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं और हो सकता है कि ये हो भी जाएं, तो उसमें अगर इमरान खान जीते तो मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुपिंग में जो है वो परवेज़ इलाही का जो ग्रुप है वो ज़्यादा मौसर साबित होगा। मेरे नज़दीक जो है परवेज़ इलाही अगले इलेक्शन अगर इमरान खान जीतते हैं इमरान खान, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो वज़ीर आला होंगे दोबारा। वज़ीर आला जो होगा वो जो है जो भी है वो इमरान खान की मर्ज़ी से ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। अगर इमरान खान साहब को कामयाबी मिलती है आने वाले इलेक्शन पंजाब में, तो शायद उनको परवेज़ इलाही साहब की शायद अब इतनी ज़रूरत ना हो ज़रूरत। और फिर इनका क्या होगा? ये कहाँ के रहेंगे? अब ब्रेक ले रहे हैं। घर तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो भी ब्रेक ले लेंगे। घाट का क्या होगा? ब्रेक के बाद मिलने आप। ब्रेक लिए। वेलकम बैक भाई। अच्छा, वीकडे जब शुरू होता है ना तो थोड़ा सा मुझे लगता है मामलात नॉर्मल हो जाते हैं भाई। संडे और सैटरडे को तो कोई ऐसी एहतमाम और ऐसी जंग चल रही होती है दस्तरखान के ऊपर इफ्तारी की। हाँ, कुछ लोगों को बुलाया भी होता है आपने, वैसे अभी तक किसी ने हमें नहीं बुलाया। Don't say that. Since we are talking about इफ्तारी, तो सखर से हमें कौन बता रहे हैं? चौधरी इरशाद। जी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे के बायस अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रमज़ानुल मुबारक में तमाम अशिया की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट की कीमतों जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सक्कर की फ्रूट मंडी में, जहाँ तमाम इक़साम के फ्रूट की कीमतें रमज़ानुल मुबारक के आने के बाद 50 से 100 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ा दी गई हैं। मजदूर बंदा हूँ, अभी आया हूँ मैं सामान लेने। मेरी दिहाड़ी वही खड़ी है 500 रुपये। चीज़ें इतनी बढ़ गई है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। फ्रूट इसलिए महंगा है कि सारे पीछे से ही महंगा है। ये गोदामों में जो स्टोरों में माल भरे हुए हैं उनकी वजह से माल महंगा है। माल शार्ट करते हैं, माल शार्ट करके माल महंगा बेच रहे हैं। खजूर की बात तो हम आपको ख़ास तौर पर बताएंगे। खजूर की कीमतें जो है वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो मार्केट में हल्की से हल्की खजूर है वो भी 400 से 500 रुपये किलो है, जबकि आला क्वालिटी की खजूर जो है 1000 से 1200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी जानिब जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फाल होने के बाद मुझे खजूरें अच्छी लगी। अच्छी खजूरें आपको पता है वैसे सक्कर से अच्छी मिल रही हैं। पाकिस्तान में ये जो अपर सिंध के इलाके हैं बेहतरीन खजूरें दस्तयाब हैं यहाँ पे, जायकेदार, अच्छा साइज़ है एंड दे आर रियली गुड। बाकी बातें कल। बाय।